हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो एक नए दिन के साथ हम लोग एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी का चैप्टर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री के लिए अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही एक पॉइंट होता है जहां से सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके अंदर फ्लरिश होता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शियरी। सो इट्स अ काइंड ऑफ फाउंडेशन। तो हमारे इंडिया के अगर कंटेक्स्ट में बात करें इंडिया के बारे में, कि इंडिया का एग्रीकल्चर के बारे में, तो हमारा इंडिया जो है, स्पेशली इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन टू थर्ड डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है हमारा मेजर पॉपुलेशन। तो आप इसका सिग्निफिकेंस समझ सकते हो, ठीक है। हम लोग अगर स्पेशली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात करें तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस क्लाइमेटिक जोन में हो। डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट, टेक्निक या टेक्नोलॉजी कह लो, एंड टाइम। इन सब चीजों पे हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिपेंड करते हैं। इंडिया की एग्रीकल्चर एक्टिविटी को हम लोग ब्रॉडली दो फॉर्म में क्लासिफाइड कर सकते हैं। मींस इंडिया के अंदर फार्मिंग एक्टिविटी in India can be classified as, किस तरीके से हम लोग इंडियन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिया में दो तरीके का मेजर फार्मिंग एक्टिविटी होता है। फार्मिंग होता है ना, सो दो तरीके का मेजर फार्मिंग एक्टिविटी है। एक जिसको बोलते हैं हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा है मेजर कमर्शियल फार्मिंग। सी इंडिया का जो फार्मिंग एक्टिविटी है, कहीं का भी फार्मिंग एक्टिविटी तीन चीजों पे फोकस रहता है। फार्मिंग एक्टिविटी तीन बातों पे फोकस रहता है। एक, खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद का कंजम्पशन मतलब उगा के कंज्यूम करें खाने पीने के लिए। दूसरा, हम लोग इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसको कमर्शियली बेच सकते हैं, तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेच सकते हैं विद इन द कंट्री। और कोई एक बड़ा प्रोड्यूसर है, देन दे कैन आल्सो एक्सपोर्ट, यानी अदर कंट्री में भी सेंड कर सकते हैं। तो तीन मेजर फोकस्ड वे से एग्रीकल्चर एक्टिविटी, या तो कोई अपने कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, या कमर्शलाइजेशन के लिए, उसको बेचने के लिए, या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए। कमर्शलाइजेशन में ही एक्सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन ठीक है, ये डिफाइन करता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा फार्मर है। खैर, यहां पे हम आते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कमर्शियल फार्मिंग और सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस मतलब होता है सिर्फ जीवन यापन, मीन्स लाइफ को सरवाइव करने के लिए अपना काम हो जाता है। तो इसको भी हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक कह सकते हो आप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव यानी कि ओल्ड मेथड, और एक है आपका दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो प्रिमिटिव में होता क्या है?
प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में इसमें जो है फार्मर्स, पहली बात तो इस वाले में फार्मर्स यूजुअली पुअर होंगे और ये थोड़े से रिच फार्मर होंगे, रिच फार्मर, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे प्रिमिटिव में जो इसमें फार्मर हैं ये यूजुअली बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पुअर, मींस बिलोंग टू दी बिलोंग टू बैकवर्ड रीजन, बैकवर्ड रीजन्स। बैकवर्ड रीजन्स का मतलब जहां पे टेक्निक्स वगैरह नहीं है, मींस इनको देखा जाए अगर तो हैव नो टेक्नोलॉजी, नो टेक्नोलॉजी, सो डिपेंड्स ऑन प्रिमिटिव टूल्स, प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल टूल्स, जैसे कि जैसे हल होता था, हल होए, हसिया बोलते हैं, हल होता है, हसिया होता है, दाव, ये हसिया हो गया, ये हल हो गया, और वुडन स्टिक, इस तरह के इनके पास टूल्स रहते हैं जिसका इस्तेमाल करके ये अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं। मेजर तो इनका टेक्नोलॉजी मीन्स ये कहीं से भी नो केमिकल फर्टिलाइजर, नो केमिकल फर्टिलाइजर, किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे, नो मॉडर्न इरिगेशन, किसी भी तरीके का इरिगेशन मेथड इनके पास नहीं है, मॉडर्न इरिगेशन मेथड, अगर कोई प्रिमिटिव मेथड है तो बात अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से ओल्डर मेथड पे डिपेंड है। आपको यूजुअली मिल जाएगा बैकवर्ड रीजन, जैसे ट्राइबल हो गया, ट्राइबल रीजन है ना, उसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले जो ज्यादा पिछड़े एरियाज हैं, फॉरेस्ट वाले रीजन, बैकवर्ड रीजन, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलता है। खैर एक इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसी को भी डिस्कस कर ले। एक बेस्ट एग्जांपल है इसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक इसका बेस्ट एग्जांपल है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यूजुअली फॉरेस्ट के अंदर होगा, बैकवर्ड रीजन में जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा है, तो इसके अंदर कर क्या रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, एक सर्टेन फॉरेस्ट एरिया, एक फॉरेस्ट एरिया क्लीन, पहले उसको क्लीन किया जाएगा, मतलब काट दिया जाएगा, उस दैट लैंड सर्फेस, दैट क्लीन लैंड surface used for agriculture। नाउ अब ये क्लीन कैसे करेंगे? क्लीन करने के लिए चाहे वो आग लगा दे, यूजुअली फायर ही लगाते हैं, आग लगा दिए, ठीक है, आग लगा दिए या कट कर दिए, जैसे भी अपना जो मेथड इनको लगा इसे कर लिए। कट करने के बाद भी जो इसका राख वगैरह होगा वो भी एज ए फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह, ठीक है। सरफेस यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर टिल, कब तक? टिल द सॉइल इज फर्टाइल, तब तक इस पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेंगे जब तक सॉइल इनका क्या रहेगा, फर्टाइल रहेगा। आफ्टर दैट they shift to new place and left old for recharge का मतलब वापस से वहां पे ट्री वगैरह ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। तो एक जगह पे ये लोग मान लीजिए 5 से 10 साल कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही होता है,
इंडिया में अलग अलग जगह उसका अलग अलग नाम है और पूरे वर्ल्ड में ये चीज फॉलो किया जाता है। जैसे अगर मैं मान लूं इंडिया की बात करूं, इंडिया की अगर सिर्फ बात करूं तो इंडिया में अगर हम लोग हिमालयन रीजन में चले जाएं, हिमालयन रीजन में चले जाएं तो इसको यहां पे बोला जाता है खील, है शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही। मेथड यही है, मींस कहीं से फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे, जो भी नेचुरल फर्टिलाइजर है वही सब चीजों का यूज हो रहा है। इसको जो है हिमालयन रीजन में खील कहा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको बोला जाता है झूम। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको क्या बोला जाता है? झूम बोला जाता है। एक सेकेंड, इसको उड़ीसा और आप कह लो आंध्र प्रदेश, यानी ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में इसको बोला जाता है पोडू। इसको उड़ीसा वाले रीजन में बोला जाता है पोडू। छत्तीसगढ़ वाले रीजन में यहां पे बोला जाता है इसको पेंडू, पेंडू। मध्य प्रदेश वाले रीजन में बोला जाता है इसको दहिया, दहिया कह लो, या फिर बेवार बोला जाता है, ऐसा भी नाम है इसका, बेवार। वेस्टर्न घाट में इसको बोला जाता है कुमारी, कुमारी। अंडमान निकोबार में बोला जाता है इसको निकोबारी, निकोबारी। ऐसे अलग अलग जगह जो है इसका अलग अलग नाम पड़ता है, ठीक है। इसी को झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे भी इसके डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बना दो छोटा सा। अब हर जगह तो यूज होता नहीं है, जहां जहां यूज होता है उसी जगह नाम बता सकते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको, यहां बोला जाता है इसको मिल्पा, मिल्पा, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिको और अमेरिका, इसको बोला जाता है मिल्पा। वेनेजुएला में बोला जाता है इसको कोनुको, कोनुको। अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको नाम इसका याद रखना पड़े, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बट जानते रहो। ब्राजील में इसको बोला जाता है रोका, ब्राजील ये है, ब्राजील में इसको बोल दिया गया रोका। इंडोनेशिया में इसको बोला जाता है इंडोनेशिया में इसको बोला जाता है आई थिंक लडांग, लडांग इंडोनेशिया में। वियतनाम में इसको बोला जाता है रे, रे। और सेंट्रल अफ्रीका में इसको बोला जाता है रोका, यहां पे बोला जाता है इसको रोका, रोका नहीं मसोले, सॉरी रोका तो हो गया ना ब्राजील, मसोले। ना अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये जितने भी रीजन हैं ये वो वाले रीजन है जो थोड़े पिछड़े हुए रीजन है, पिछड़े हुए रीजन है। यहाँ पे लोग गरीब होंगे, वही लोग इस तरीके के मेथड को फॉलो कर रहे हैं। मैक्सिको में भी गरीबी अच्छा खासा है, ठीक है, मिल्पा, रोका, ठीक है। अगेन ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने इंटेंसिव फार्मिंग में, आई मीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग में प्रिमिटिव मेथड देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब प्रिमिटिव आप
प्रिमिटिव वाले को आप विजुअलाइज कर सकते हो ऐसे किसी रीजन में जो थोड़ा सा ट्राइबल एरियाज है, वहां पे चले जाओ तो वो इस तरीके की एक्टिविटी को फॉलो करें। बट इंटेंसिव वाले को विजुअलाइज करने के लिए आप पहले थोड़ा ऐसे एरियाज को इमेजिन करो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, मींस रीजन, वो रीजन जहां पे हाई पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इमेजिन करो, जैसे कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, या जो भी आप इनको इमेजिन कर सकते हो। एक तो यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण प्रेशर ऑन लैंड हाई, मींस ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब उनको ज्यादा फूड चाहिए, फूड का मतलब लैंड को ही तो अल्टीमेटली उगाना है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऊपर से हमें इनको गरीब भी करना है, ये ऐसे लोग हैं जो पुअर है। तो सी इस एरियाज में बिकॉज ऑफ राइट टू इनहेरिटेंस मतलब मान लीजिए एक फादर है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक फादर है, उनके पास सपोज करिए उनके पास लगभग 1 एकड़ लैंड है, 1 एकड़ लैंड है। अब इनके हैं 4 बच्चे, ए, बी, सी और डी, 4 बच्चे। तो इनके डेथ के बाद इन चारों बच्चों का अधिकार है, तो ये लैंड क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। सो लैंड क्या हो गया, डिवाइडेड एमंग ब्रदर्स। गर्ल्स में भी होता है, लेकिन चलो अभी नॉर्मल लेते हैं, भाइयों में डिवाइड हो गया। तो सबके पास मीन्स एवरी वन हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण पर कैपिटल लैंड होल्डिंग बहुत ही कम है, तो गरीब तो वैसे ही हो गया, ठीक है। बट स्टिल क्योंकि ये थोड़े से डेवलप्ड एरिया में है एज कंपेयर टू द ट्राइबल, सो दे नो अबाउट द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीजों के बारे में दे अवेयर है। तो स्टिल अवेयर अबाउट द मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, क्योंकि थोड़े से ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे इनको अवेयरनेस अच्छा मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये तो चलो अपनी जगह है, बट दे हैव नो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड। कोई अल्टरनेटिव लाइवलीहुड इनके पास बचा नहीं है। तो बच गया क्या, एग्रीकल्चर करना। तो अब इनको देखो, ये पता है इनको, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करेंगे, दे यूज केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करेंगे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करेंगे। ज्यादा लेबर, क्योंकि अब इतने अमीर नहीं है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, सो लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे। मल्टी क्रॉपिंग करेंगे, एक ही लैंड पे कई सारा उगाने का प्रयास करेंगे, सो एक्सेट्रा। मल्टी क्रॉपिंग एक्सेट्रा, मतलब एग्रीकल्चर करेंगे, छोटे लैंड है बस, हाँ इतना सफिशिएंट उगा लेंगे कि अपना इनका काम चल सके। बट ये क्लियर हुआ ये गरीब क्यों। मेथड ये उनसे थोड़ा सा एडवांस, मतलब ये नए, इनके पास चांस रहता है कि ये नए मेथड को फॉलो कर सके, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर सके। बट प्रॉब्लम ये कि ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे हैव नो अल्टरनेटिव, दैट इज द रीजन। आप इन रीजन को अगर आप देखोगे ना, ये हाईली पॉपुलस रीजन है
हाईली पॉपुलस रीजन है एंड सबसे ज्यादा माइग्रेशन यहीं से होता है, माइग्रेशन फॉर द जॉब। कोई मुंबई जाके कमा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा इन रीजन से। ये क्लियर है। अब आते हैं कमर्शियल फार्मिंग पे, इसको बताता हूं। कमर्शियल फार्मिंग। सो सबसे पहला चीज यही कि ये जो फार्मिंग एक्टिविटी है फॉर दी मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए कमर्शियल फार्मिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर मार्केट में बेचना है सो दे नीड हाई प्रोडक्टिविटी, दे नीड हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी। अब हाई प्रोडक्टिविटी के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू फॉलो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। जैसे मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक में क्या क्या रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करेंगे। मॉडर्न इरिगेशन मेथड, मॉडर्न इरिगेशन जैसे कि ड्रिप, स्प्रिंकलर, तो इस तरह के एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, बट एक चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि ये जो नेचर ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नॉट डिपेंड ऑन क्रॉप। ये क्रॉप पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के लिए राइस की बात करें, राइस का प्रोडक्शन यूपी और हरियाणा जैसे एरियाज में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, मींस बहुत ही ज्यादा बड़े लैंड एरिया में ये चीज। वहीं अगर हम लोग उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी नहीं पंजाब, यूपी कह रहा हूं, पंजाब और यूपी में भी वेस्टर्न यूपी, आप कह रहे हो वेस्टर्न यूपी, वहां पे ये कमर्शियल। वहीं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह पे अगर हो रहा है तो ये सबसिस्टेंस नेचर पे, यानी कि लोग अपने बस घर का खर्चा चलाने के लिए काम चल जाए। तो ये क्रॉप डिसाइड नहीं करेगा कि वो कमर्शियल है कि वो सबसिस्टेंस है। ये कौन डिसाइड कर रहा है, रीजन, या कह लो मार्केट, ओरिएंटेशन ऑफ मार्केट, या कह लो, या अदर कह लो आप, ओरिएंटेशन ऑफ मार्केट। एंड ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के पास लैंड होल्डिंग कितना है, इसके हिसाब से भी। अब कोई छोटा लैंड होल्डिंग वाला तो कमर्शियल में इन्वॉल्व होगा नहीं। हाँ, एक मेथड है कि वो अपने लैंड को अगर कंसोलिडेट करे अलग लोगों के साथ, अदर लोगों के साथ लैंड बढ़ा करके, तो देयर इज ए चांस कि आप इसको ज्यादा फोकस कर सकते हो कि मार्केट ही डिसाइड करता है कि इस जगह पे, इस एरिया में जो है एग्रीकल्चर वो कमर्शलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या फिर सबसिस्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कॉटन की अगर बात कर लो, कॉटन अगर गुजरात जैसे एरिया में, महाराष्ट्र जैसे एरिया में हो रहा है तो ये कमर्शियल है। वहीं आंध्र प्रदेश या एमपी जैसे एरिया में हो रहा है तो ये सबसिस्टेंस हुआ। ऐसे ही मेज अगर ले लो, मेज तो कर्नाटका और तमिलनाडु में जहां ये कमर्शियलाइजेशन है, वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे रीजन में ये जो है सबसिस्टेंस है। शुगर केन ले लो, शुगर
केम। जहां ये यूपी और महाराष्ट्र में ये कमर्शलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वहीं बिहार जैसे एरिया में ये सिर्फ लोग अपने घर का खर्चा चला सके, मतलब उगा के बेच दे, घर का खर्चा चले, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सो गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। गुड। तो कमर्शियल फार्मिंग में एक होता है जिसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, एक सेकंड इसको मैं मिटाता हूं। कमर्शियल फार्मिंग में ही प्लांटेशन फार्मिंग, ये क्या है, ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है, और इसको थोड़ा फील करना आप। इसकी सबसे खास बात क्या है, एक ही तरीके का क्रॉप होगा, सिंगल क्रॉप, सिंगल क्रॉप, एक ही तरीके का क्रॉप ओवर अ लार्ज एरिया, लार्ज एरिया। जैसे आप एक तरह से उस एरिया को इसी क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल टी, जैसे एग्जांपल टी। अब टी का मतलब अगर मैं कहूं असम, तो नो डाउट आप टी को समझ लोगे कि हाँ वो पूरा एरिया टी से ही भरा होगा। असम हो गया, नॉर्थ बंगाल हो गया, नॉर्थ बंगाल, ऐसे एरिया में एक ही तरह का क्रॉप है। तो सबसे खास बात ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है, मतलब बहुत पैसा लगता है इनपुट में, कैपिटल इंटेंसिव। अब कोई पैसा तभी इन्वेस्ट करेगा ना जब उसकी श्योरिटी रहे। तो यूजुअली क्या होता है कि इसमें इससे रिलेटेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, और साथ में इंडस्ट्री अटैच रहता है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, और इससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट फार्मिंग, उस फार्मिंग से अटैच है। इसीलिए कोई बंदा इसको इन्वेस्ट करने में भी पीछे नहीं हटेगा, ये अटैच रहता है। मींस आप कह सकते हो प्रॉपर, क्योंकि जो उग रहा है उसको सीधे इंडस्ट्री में ले जा रहा है, प्रॉपर मार्केट कनेक्शन नहीं, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड, प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इसमें देखने को मिलता है। कैपिटल इंटेंसिव रहेगा, लेबर इंटेंसिव भी रहता है, ये लेबर इंटेंसिव। और ये किस मेथड को फॉलो करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग, फॉलो मॉडर्न फार्मिंग। रीजन क्लियर है, रीजन वही है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेना है। तो अगर असम की बात करें, चाय की बात करें, तो असम में सबसे पहले तो अंग्रेज लोगों ने किया था, फिर बाद में इंडियंस ओन करने लगे। तो असम में हमने चाय देख लिया, ऐसे ही कॉफी अगर आप देखोगे तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन सब जगह देखने को मिलेगा। दीज आर द प्लांटेशन, मीन्स एक ही तरीके सिंगल क्रॉप ही हमेशा उगता रहेगा, उसी से उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। ऐसे ही रबर केरला, है ना, ऐसे एक्सेट्रा। और भी जो आपको आपकी बुक में मिल जाए आप उसको नोट डाउन कर लो। मैंने कई बार बोला है, जब भी मैं किसी नाम को मेंशन करूं, किसी नेम को अगर मेंशन कर रहा हूं, किसी ईयर को मेंशन कर रहा हूं, यू जस्ट हैव टू क्रॉस चेक। ठीक है, आप बुक से इसको क्रॉस चेक करोगे। ठीक, इसको मिटाते हैं और हम लोग इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, मींस ब्रॉड बातें कि किस तरीके से अब हम लोग जो एग्रीकल्चर में जो चीजें उगा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसको मिटाते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। याद रखना, हम लोग क्रॉप्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न, किस तरीके से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इंडिया की जब हम बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न में वी कैन इजीली सी द फिजिकल डाइवर्सिटी, द
फिजिकल कल्चरल दोनों, लेकिन मैं फिजिकल को ही कंसीडर कर रहा हूं ज्यादा। फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी सीन इन क्रॉपिंग पैटर्न। तो हमारा फिजिकल डाइवर्सिटी क्या है इंडिया की? अगर बात करें हमारा फिजिकल डाइवर्सिटी, तो हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है? अगर आप जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको इंडिया के अंदर माउंटेन भी है, प्लेन भी है, प्लेट्यू भी है, कोस्टल एरियाज भी है ना? यहां पे पूरा का पूरा माउंटेनियस रीजन है ना? ये पूरा का पूरा प्लेन है, ये डेजर्ट एरिया है, ये हमारा जो है प्लेट्यू वाला जोन है, ये कोस्टल रीजन है। तो ये फिजिकल डाइवर्सिटी डायरेक्ट इंपैक्ट करता है किस पे? हमारे क्रॉपिंग पैटर्न पे। और फिजिकल डाइवर्सिटी के ही कारण जो है यहाँ का जो एक सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइमेट फॉर्म होता है वो भी इंपैक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है? ठंड का मौसम जो चलता है वो इधर से हवाएं आती है, विंड जो है किधर से आ रही है? वेस्ट से। इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो उसमें ये हवाएं जो है जब कैस्पियन सी से होके गुजरती है तो ये बारिश भी कराती है। तो कहने का मतलब यही है कि ये हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न में देख सकते हैं। इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न ब्रॉडली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अब वो सीजन क्या है? आप कहोगे इंडिया में कुछ राबी क्रॉप्स होते हैं, कुछ खारिफ क्रॉप्स होते हैं, और कुछ देखने को मिलता है जायद। नाउ ये तीनों ही वर्ड, दीज आर दी अरेबिक वर्ड जो सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे राबी की बात करें तो राबी सीजन स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? खारिफ आपका मॉनसून को रिप्रेजेंट करता है, जायद आपका इन बिटवीन राबी एंड सो प्री मानसून आपको है। राबी क्रॉप जो होता है, राबी इसका जो पीरियड है आप कह सकते हो अक्टूबर नवंबर, वो टाइम होता है जब सौन क्या बोलते हैं बुआई किया जाता है, सौन किया जाता है। और फरवरी के बाद, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल तक इसका क्या होता है? फरवरी मार्च अप्रैल, उस टाइम तक इसका क्या होता है? हार्वेस्टिंग। इसके बाद फिर आपका जून और जुलाई, खारिफ में जून और जुलाई जो सोन का टाइम है, और सितंबर और अक्टूबर हार्वेस्ट का टाइम है। जायद इन बिटवीन, तो आप देख लो फरवरी मार्च से फील्ड खाली हुआ तो ये जायद को इंक्लूड कर लेते हैं। अब इसको समझना जरूरी है। जैसे राबी क्रॉप यूजुअली ये विंटर से रिलेटेड होता है, विंटर क्रॉप तो रेनफॉल भी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो इनको रेनफॉल भी चाहिए। तो आप विंटर के टाइम में जो आपको इजी वे से मिल जाए उसको बता दो। एक तो सबसे फेमस क्रॉप है वीट, पहला चीज। दूसरा मटर बहुत खाने को मिल रहा है आजकल, पीस। तीसरा जो अभी के टाइम में मिल जाता हो मस्टर्ड, आप खेत में घूमने चले जाओ मस्टर्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये विंटर क्रॉप है तो कहां कहां होगा? जैसे कि पंजाब, बेस्ट रीजन इसका नॉर्थ और नॉर्थ
नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे पंजाब हो गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जेएंडके, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप यहां पे होगा, क्रॉप होगा, लेकिन राबी का सीजन यहां पे नहीं होगा कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में आपको ठंड नहीं पड़ रहा है इतना, ठीक है। राबी का सीजन ठीक है, स्प्रिंग वाला सीजन तो यहां पे भी होगा, लेकिन राबी क्रॉप जो है उस टाइप का दिखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कोस्टल एरिया, यहां पे ये लोग राबी ठंड के मौसम में क्या उगाएंगे, मान लो कोस्टल एरिया बंगाल की ही बात कर ले, बंगाल में उस टाइम पे भी राइस ही उगाएंगे। राइस जैसे इसका सबसे बेस्ट क्रॉप होता है राइस, मॉनसून सीजन। राइस की खास बात होती है वाटर इंटेंसिव होता है, बहुत इसको पानी चाहिए। आज के टाइम में राइस पंजाब और हरियाणा में भी होता है, और ये पॉसिबल क्यों है, ओनली बिकॉज ऑफ इरिगेशन। प्रॉपर इरिगेशन मिलने के कारण जो है आज यहां पे भी राइस पॉसिबल है, ये राइस भी उगाएंगे, यहां पे भी राइस उग रहा है। तो इसके लिए हमारे जो भी ये नीचे के रीजन आप राइस ले लो, बाकी के सारे रीजन तो राइस हो गया और मेज हो गया, एक्सेट्रा देख लेना बुक में। अब जैसे बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में थ्रू आउट द ईयर राइस प्रोड्यूस हो रहा है, तो 3 डिफरेंट टाइप के राइस, ऑस, ये एक अलग राइस है जो मॉनसून से पहले उगाए जा रहे हैं, प्री मॉनसून, ऑस, अमन मॉनसून के टाइम पे उगा रहे हैं, एंड थर्ड इज बोरो। तो 3 अलग अलग लेकिन उगा रहे हैं राइस ही। अच्छा, जैद क्या होता है, जैद के टाइम में वो वाली चीज जो जिसमें पानी मिलते हैं, ठीक है, जैद मींस जस्ट खरीफ से पहले और रबी क्रॉप के बाद जो है, जैसे एग्जांपल के लिए वाटरमेलन, मस्क मेलन, खीरा बहुत खाने को मिलता है। तो ऐसे सारे के सारे जो आइटम जिसमें पानी अच्छा खासा हो, वो क्या आ जाएंगे, आपके जैद क्रॉप्स में आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये जो डिफरेंट सीजनल वेरिएशन है, राबी, खरीफ और जायद, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कहां पे, ये सीजनल कंप्लीट वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। बाकी नीचे चलते चले जाओ साउथ इंडिया में, आपको इस तरीके का क्लियर कट डिवीजन नहीं मिलेगा। मींस आपको ऐसे पीरियड मिलेंगे जिस टाइम पे खरीफ के टाइम पे राबी को भी उगाया जा रहा है और राबी के टाइम में खरीफ को भी उगाया जा रहा है, ठीक है, इंटरमिक्सिंग दिखेंगे। तो मेजरली इधर, और यहाँ पे भी खरीफ क्रॉप को भी अगर उगाना है, यानी अलग अलग पैटर्न, अलग अलग पीरियड, या फिर अलग अलग रीजनल डिफरेंट रीजन के अगर हमें कुछ उगाना भी है क्रॉप्स को, तो उसके लिए तो यहाँ पे हुआ है ना, पंजाब और हरियाणा जैसे यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक फॉलो करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, उसको भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हुए मेजर क्रॉप्स को डिस्कस करते हैं। तो मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, मेजर क्रॉप्स, तो इंडिया में एक तो फिजिकल डाइवर्सिटी हो गया, फिजिकल डाइवर्सिटी एंड सॉइल डाइवर्सिटी भी है हमारे कंट्री में। सॉइल डाइवर्सिटी के कारण मल्टीपल टाइप ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स पॉसिबल। बहुत ही अलग अलग तरीके के फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल के लिए राइस हो गया, वीट हो गया, है ना, वीट हो गया, मेज हो गया, पल्स हो गया, जूट हो गया,
टी हो गई, अरे बहुत सारे एक्सेट्रा। तो सबसे पहले राइस के बारे में डिस्कस करते हैं। राइस की खास बात क्या है? सी, इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में पहली बात ये कि राइस हमारा क्या है? स्टेपल डाइट है, स्टेपल फूड, स्टेपल फूड। तो फूड क्रॉप को पहले डिस्कस कर रहे हैं, कुछ फूड क्रॉप डिस्कस करेंगे। राइस की बात करें तो मीन्स आप अगर देखोगे तो ऑन एवरेज हर एक घर जो है, हर एक घर में डेली राइस बनता है। तो इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, एक बात तो क्लियर हो गया, मतलब प्रोड्यूसिंग भी ज्यादा। वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें, वर्ल्ड में देखें, इंडिया जो है, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है इनके चाइना, और थर्ड इंडोनेशिया। प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूं मैं, मींस इन 2026। तो दुनिया में अच्छा खासा राइस प्रोडक्शन होता है, जिसमें इंडिया सेकंड है। इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए राइस प्रोड्यूसिंग के लिए? क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेचर इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए, पहला चीज, ठीक है। और एक तरह से इसको वाटर इंटेंसिव है, पानी इसको ज्यादा चाहिए। तो नो डाउट, नो डाउट वाटर इंटेंसिव होने के कारण ये ऐसे रीजन में ज्यादा प्रिफर किया जाता है जहां पे रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर से लगभग या उससे ऊपर ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए सुटेबल रीजन कहां पे हुए? जहां पे रेनफॉल अच्छा खासा होता हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे कंट्री की बात करें, हमारे कंट्री की बात करें, आपके इसमें मैप दिया हुआ है, लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बस देख रहा हूं कि हम लोग कहां कहां इसको ज्यादा उगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा तो कोस्टल रीजन में पॉसिबल है, कोस्टल रीजन, यहां पे रेनफॉल अच्छा खासा है, इस वाले जोन में रेनफॉल अच्छा खासा है ना। यहां का सॉइल सॉइल भी ज्यादा फर्टाइल, एलुवियल सॉइल ये प्रीफर करता है। ये सॉइल के बारे में आप पहले पढ़ रखे हो, एलुवियल सॉइल। तो ये बिल्ट यानी कि प्लेन, कोस्टल रीजन हो गया, प्लेन हो गया, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। बस एक बात याद रखना, ये सारी चीजें मैच करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए तमिलनाडु, तमिलनाडु हमारा जो है कोस्टल रीजन, लेकिन बारिश कंपेरेटिवली कम होता है। कोस्टल रीजन है, बारिश कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे राइस प्रोडक्शन करने का चांस रहेगा। अगर मान लीजिए अलग अलग क्रॉप कर रहे हैं तो बात अलग है, तो वो कैसे करेंगे? या फिर हरियाणा पंजाब का ले लीजिए, यहां पे भी हो रहा है। हरियाणा पंजाब में होने का रीजन है यहाँ का इरिगेशन मेथड, इरिगेशन और कैनाल डेवलपमेंट। ये इसके कारण जो है आप हरियाणा और पंजाब जैसे रीजन में भी कर पा रहे हो। सो हरियाणा एंड पंजाब। तो जहां पे अगर नहीं भी होने का पॉसिबिलिटी लग रहा है ना थोड़ा सा भी, वहां पे भी टेक्नोलॉजी के हेल्प से कर ले रहे हैं। तो ये हमारा राइस प्रोडक्शन है। दूसरा, वीट की बात करें, वीट भी एक मेजर कंजम्पशन ये भी हमारे स्टेपल डाइट में आता है, स्टेपल डाइट है, स्टेपल फूड। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ऑब्वियस फर्स्ट हमारे चाइना, थर्ड अगर जानना चाहते हो तो वो रसिया है, बट कोई नहीं। इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए? क्लाइमेट इसको चाहिए कोल्ड क्लाइमेट, ठंडा। तो ज्यादातर वो इसी जोन में होगा भाई, इधर कम होगा, कोस्टल एरियाज में ये नहीं देखने को मिलेगा कोल्ड। इसीलिए आप साउथ इंडिया में चले जाओगे, आपको रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा। रेनफॉल इसको कितना चाहिए? रेनफॉल चाहिए लेकिन कम, 25 से 75 सेंटीमीटर चलेगा, नहीं 25 ज्यादा कम हो गया, 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल विल वर्क। अच्छा ये सेंटीमीटर कैसे मेजर करते हैं? छत के ऊपर एक रख देंगे, उसके बाद इसको मेजर कर लेंगे कितना बारिश हुआ, सबको लास्ट में एक ईयर में काउंट कर लेंगे कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ। खैर ये समझ में आया? क्लियर है?
तो बेस्ट लोकेशन इसका क्या होगा? लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ पार्ट, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी पॉसिबल है, यूपी में भी पॉसिबल है, एक्सेट्रा। जहां जहां तुमको ठंड फील करा सकते हो वहां पे ले जाके इसको प्रोड्यूस कर देना। ठीक है, गुड। इसको मिटाते हैं और मिलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मिलेट्स या फिर कह लो आप मोटा अनाज इसको बोलते हैं, या फिर कोर्स ग्रेन। मेजर 3 इंपॉर्टेंट ग्रेन्स हैं, 3 मिलेट्स है, जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी। अगर देखा जाए तो हमारे जो अभी का मान लीजिए स्टेपल फूड हमारा दाल चावल ज्यादा कंसीडर करते हैं, बट ट्रस्ट मी अगर आपने फूड में मिलेट्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, क्योंकि दीज आर द हाईली न्यूट्रिएंट्स ग्रेन्स, बहुत ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन मिलता है, और अगर इसको स्टेपल डाइट बनाया जाए तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा है। तो खास बात इसका क्या है प्रोडक्शन का, इसको लो वाटर चाहिए या फिर लो रेनफॉल में चल जाएगा, कम बारिश होगा वहां पे चल जाएगा, यानी कि ड्राई रीजन पे पॉसिबल है। और यही कारण है कि ये ज्यादा हमारे अगर इंडिया के क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा स्टेबल डाइट यही होना चाहिए। तो अगर ज्वार की बात करें, ज्वार जिसको सोरगुम भी बोला जाता है, रीजन यही है, लो वाटर, लो रेनफॉल, ड्राई रीजन, थोड़ा सा मॉइस्ट इसको चाहिए, तो इसको प्रोडक्शन, तो ये होगा कहां पे? सिंपल वे से जितने कंट्री के अंदर रेन फेड एरियाज हैं हर जगह पॉसिबल है। तो रेन फेड का मतलब क्या होता है? सो ड्राई रीजन दैट इज रेन फेड एरियाज, जैसे वेस्टर्न घाट के उस साइड वाला कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया MH, MP हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारे के सारे प्रिफरेबल जोन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। इंडिया में इंडिया ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है मिलेट्स को। ऐसे ही बाजरा जिसको बोलते हैं पर्ल मिलेट, ये तो चलो ड्राई रीजन में। इसका खास बात ये है कि कम बारिश तो चाहिए ही चाहिए, ये तो सब में खास बात। ये सैंडी सॉइल में भी पॉसिबल है, अब ये सैंडी सॉइल में पॉसिबल है तो ये इसको सब लोग राजस्थान में अच्छा खासा उग रहा होगा। ड्राई रीजन राजस्थान हो गया, फिर उसके अलावा जो MP हो गया, गुजरात हो गया, इन सब जगह पे अच्छा खासा उग रहा होगा, बेसिक लॉजिक है। ठीक है, इसी तरह से हमारा पर्ल मिलेट हो गया। रागी हाईली न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ज्यादा। अगर देखा जाए, अगर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स की इसमें बात करें तो आयरन एंड कैल्शियम, एंड ट्रस्ट मी अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में एक सबसे कॉमन बीमारी देखने को मिलता है, वो है अनीमिया। पता करना, अनीमिया मींस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयरन न्यूट्रिएंट्स ना होने के कारण अनीमिया जैसी बीमारी को झेलना पड़ता है। अगर रागी को कंजम्पशन में लेके आए, स्पेशली फॉर द वुमेन, अगर अनीमिया माना जाता है हर 3 में से 1 या 2 वुमेन जो है इस तरीके की बीमारी से जूझ रही है। अगर रागी को फूड कंजम्पशन में लेके आए तो इस बीमारी से आसानी से लड़ा जा सकता है। तो रागी की खास बात, इसको फिंगर मिलेट भी बोलते हैं, और सबसे खास बात ये है कि ये कई अलग अलग तरीके के सॉइल में उग सकता है, डिफरेंट टाइप
ऑफ सॉइल को ये प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि ब्लैक सॉइल हो गया, ब्लैक हो गया, सैंडी सॉइल हो गया, इन सभी एक्सेट्रा। इस तरीके के सॉइल में एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, ये प्रीफरेबल जोन कहां पे हो रहा है? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। तो बस दिमाग लगा लो, कहां कहां बारिश नहीं होगा वहां वहां आप इस तरीके के क्रॉप्स को उगाओ। मोटा अनाज है, अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स है, सो हमें नॉलेज के साथ उसको अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, पल्स के बारे में। पल्स की अगर हम लोग बात करें, पल्स जिसको हम लोग दलहन भी बोलते हैं, दलहन। सो पल्स जो है, इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर। और उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? हमारे इंडियंस जो है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? वेजिटेरियन है ना, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन को पल्स जो है, पल्स प्रोटीन प्रोवाइड करने का काम करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है लार्ज पॉपुलेशन। तो तुम्हारे पास ज्यादा अल्टरनेटिव है नहीं, प्रोटीन तो चाहिए खाने में, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी का सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो प्रोटीन का सोर्स जो है पल्स, तो पल्स कई सारे हैं, जैसे कि तुर की दाल हो गया, मूंग, उड़द, मसूर, पी, चना यानी ग्राम चना, चलो चना ही लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये मेजर टाइप ऑफ दाल है ना, जिनको प्रोड्यूस किया जाता है हमारे कंट्री में। हमारा कंट्री ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कंज्यूमर। उसका रीजन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी क्या है, मेजॉरिटी वाले हैं, या तो वेजिटेरियन है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो ये जो इतने ये वाले, ये खरीफ सीजन में उगाया जाता है, खरीफ सीजन में, और ये उगाए जाते हैं आपके राबी सीजन में, ये राबी सीजन में। देखें, अब सीजन के हिसाब से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इनको एक तरह से दे कैन रेजिस्टेंट ड्राई रीजन भी ये क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर। ड्राई रीजन कैन आल्सो बी सस्टेन, मीन्स ऐसी जगह पे भी पॉसिबिलिटी है कि आप उगा सकते हो। और वैसे भी इरिगेशन फैसिलिटी से तो हो ही जाता है, बट उससे बड़ा भी खाने पीने के अलावा तो है ही। इसको बाय द वे लेग्यूमिनस प्लांट भी बोला जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट बोलेंगे, क्रॉप, लेग्यूमिनस क्रॉप। रीजन, लेग्यूमिनस का मतलब होता है जो फली होता है ना, फली बोलेंगे बेसिकली, फली, ऐसे फली, आप समझते हो, मीन्स एक ऐसा पॉट जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर कुछ, तो वो चीज जो फली टाइप पॉट के जैसा स्ट्रक्चर हो, जिसके अंदर हमारा दाल वाला आइटम मिले, ऐसे ये लेग्यूमिनस इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इसके अपीयरेंस को। बट इसका एक और रीजन है, ये बाई नेचर ये क्या करते हैं, दे फिक्स नाइट्रोजन इन एयर। जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये इनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, आपके बुक में अभी मान लो नहीं दिया होगा तो उसको नहीं डिस्कस कर रहे, तो वही क्या करता है, नाइट्रोजन को लेकर जो है यूज करता है। तो इसमें मेन काम क्या हो जाता है, ये एक तरह से सॉइल को रिचार्ज करता है। सी, आपने एक तरह का जो है क्रॉप उगाया, मान लीजिए राइस उगाया, तो राइस ने कंटिन्यूअसली जो है क्या किया, उससे न्यूट्रिएंट्स निकालता गया और अपना जो भी प्रोडक्शन, तो सॉइल जो एक तरह से इनफर्टाइल हो गया, तो सॉइल को कुछ समय को छोड़कर इसको लगा दिया, दाल वहां पे उगा दिया, तो दाल ने ना सिर्फ सॉइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशियस मतलब कि नाइट्रोजन फिल कर दिया, और वो वापस से उसको फर्टाइल कर दिया। तो सॉइल को वापस से रिचार्ज करता है, फर्टाइल
फर्टाइल करता है। तो आप ये कह सकते हो कि पल्स को हम लोग क्रॉप रोटेशन में भी यूज करते हैं, क्रॉप रोटेशन एज अ क्रॉप रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज किया जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो ये हो गया पल्स हमारा। बैक्टीरिया का नाम नोट कर रहा है तो कर लो, राइजोबियम। ये रूट्स में होता है, ठीक है। ल्यूग्यूमिनस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका अपीयरेंस फली जैसा होता है। फली पॉड क्या करता है? उसके दानों को कवर करके रखता है, दैट इज द रीजन इसको बोला गया ल्यूग्यूमिनस क्रॉप। इसके अलावा एक है मेज। मेज मतलब मक्का। मक्का की खास बात क्या है? मक्का ना सिर्फ हमारा फूड है, एज अ फूड, प्लस फोडर की तरह भी, यानी कि जानवरों को खिलाने के भी काम आता है। ये इसको अगर क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लाइमेट इसको चाहिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास चलेगा, ठीक है। रेनफॉल भी चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए सर्टेन लेवल तक। तो इरिगेशन से तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। इरिगेशन कैन, अगर मान लो कहीं पे उगाना है और अगर रेनफॉल नहीं भी है तो इरिगेशन के थ्रू हम लोग उगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार वगैरह में प्रोड्यूस होता है, बिहार वगैरह में, क्योंकि रीजन ये है कि इसको ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल ना, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल का मतलब क्या है? सी, जब भी कोई रिवर फ्लो होता है, वैसे ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जब भी रिवर फ्लो होता है तो अपने साथ ये सिल्ट भी लेके आता है, तो साइड साइड में डिपोजिट करता है सिल्ट, है ना, साइड साइड में सिल्ट डिपोजिट। ऐसे ही जब फिर से वापस आया तो ये जो पीछे चलते चले जाते हैं, ये सॉइल, ये मिट्टी पीछे चलता है, तो ये न्यू एल्यूवियल हो गया और ये ओल्ड एल्यूवियल। तो ऐसे में ओल्ड एल्यूवियल ज्यादा प्रिफरेबल है। तो आप ऐसे रीजन को पिक करो, ऐसे रीजन को पिक करो जहां से नदियां फ्लो हो रही हो, नदियों के आसपास जो मिट्टी वगैरह इकट्ठा हो रहे हो, वहां पे मेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक बात ये भी याद रखना, नदियां अगर फ्लो हो रही हैं तो फिर वो, जैसे हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय एक तरह से जो है सेडिमेंट्री सॉइल से बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, सेडिमेंट्स लेयर, तो इसको इरोड करके मिट्टी लेके आ भी सकती है। वहीं अगर हमारा डेक्कन प्लेट्यू देखा जाए तो वो हार्ड रॉक से बना हुआ है, वहां पे सेडिमेंट, तो वहां पे ऐसे प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इरिगेशन वगैरह के थ्रू कर सकते हैं, बट सारी चीजें कनेक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि अगर सेडिमेंट्री रॉक्स वाले माउंटेनियस रीजन से रिवर नहीं है तो ये कट करके लाएगा नहीं, और एलुवियल या ओल्ड एलुवियल सॉइल बनेगा नहीं। इस तरीके से मतलब सारी चीजें आप इमेजिन मींस इजी वे से लॉजिकली चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पल्स, जो इंपॉर्टेंट था डिस्कशन करना। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। Food crops other than food crops other than grains, जैसे जो हम लोग कंज्यूम करते हैं लेकिन वो ग्रेन नहीं है, जैसे कि एग्जांपल के लिए शुगर केन, शुगर केन एंड ऑयल सीड। तो हम लोग दो ही डिस्कस करेंगे। शुगर केन की अगर बात करें तो शुगर केन एक तरीके से कमर्शियल में भी आता है और नॉन कमर्शियल, है ना। कमर्शियल डिसाइड करता है लोकेशन, वैसे भी कमर्शियल जो है अगर ये यूपी और महाराष्ट्र में हो रहा है तो कमर्शियल है, बिहार में अगर हो रहा है तो नॉन कमर्शियल। खैर, ये ईयर मींस अगर आपने इसको प्रोड्यूस किया तो 1 ईयर के लिए इसको छोड़ दो, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, सो लॉन्ग टाइम क्रॉप, पहला चीज। दूसरी बात, इसका जो क्लाइमेट चाहिए, हॉट और ह्यूमिड दोनों चाहिए। तो टेम्परेचर इसका कैसा चाहिए? टेम्परेचर इसका चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कुछ रहे, और रेनफॉल, ह्यूमिड का मतलब, अरे जहां पे बारिश ज्यादा होगा वहां पे ह्यूमिड ज्यादा होगा, जैसे राइस के लिए ह्यूमिड ज्यादा चाहिए, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। रेनफॉल इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर, जहां पे रेनफॉल नहीं हो रहा है वहां पे इरिगेशन काम करेगा। ये बहुत ही दोनों ही सोइंग के टाइम पे, क्योंकि आप पूरा ईयर
पूरा साल इसको उगा सकते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि राबी और उसमें डिवाइड करो। तो सोइंग के टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम दोनों के ही टाइम पे आपको क्या चाहिए, मैनुअल लेबर्स, मीन्स मैनुअल लेबर चाहिए। तो एक तरह से इट्स अ काइंड ऑफ लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत है। प्रोडक्शन के लिए यूपी महाराष्ट्र कहाँ कहाँ होता है स्टेट्स में, यूपी महाराष्ट्र कर्नाटका बिहार ये सब एक्सेट्रा, जहां पे भी इस तरीके का क्लाइमेट मिल जाए आप वहां पे उगा दो। ओके, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो फिर फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है ब्राजील, फर्स्ट है ब्राजील। ऑयल सीड की अगर बात करें, ऑयल सीड ये भी हमारे कंजम्पशन में है, लेकिन ये ग्रेन नहीं है ना, ग्रेन नहीं है। ऑयल सीड जो है कई तरीके के हैं ऑयल सीड। इसका पहली बात तो यूज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो एडिबल, यानी कि आप जो खुद ही कंज्यूम कर रहे हो, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। क्या हम लोग इसके हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? नहीं, हम लोग इसमें कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। इंपॉर्टेंट बात समझो, कितने तरीके के हैं, जैसे कि ऑयल सीड, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सेसामम, लिंसिड और सनफ्लावर, कॉटन सीड का भी ऑयल बनता है भाई, कोकोनट, ऐसे कई अलग अलग तरीके के हमारे इंडिया में ऑयल सीड होते हैं। जैसे ग्राउंड नट की अगर बात करें, तो ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप का मतलब आप समझ गए, मॉनसून के टाइम में। और ये टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है लगभग 50% तो यही प्रोड्यूस होता है, ग्राउंड नट 50% प्रोडक्शन। और सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका, लार्जेस्ट इसके हैं गुजरात, ऑयल सीड अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देख ले तो इंडिया में लगभग 12% 12% ऑफ ऑल फूड ग्रेन्स, फूड क्रॉप, सारे फ्रूट क्रॉप में 12% लगभग ऑयल सीड को प्रोड्यूस, तो कंजम्पशन ह्यूज है इंडिया में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी के टाइम में, जैसे एग्जांपल के लिए प्रेजेंट टाइम में राबी का सीजन है, तो हम लोग देख सकते हैं मस्टर्ड हमें देखने को मिल सकता है, मस्टर्ड प्लस लिंसिड, इन सबको जो है हम लोग राबी सीजन में देख सकते हैं, राबी सीजन में सेसामम इसको हम लोग राबी सीजन में भी उगा सकते हैं और खरीफ में भी, राबी एंड खरीफ। कहने का मतलब क्या है, आप खरीफ जो है नॉर्थ इंडिया में खरीफ सीजन में आप उगा रहे हो, और साउथ इंडिया में आप इसको राबी सीजन में उगा रहे हैं। ठीक है, गुड। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप कई सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, लेकिन जानते तो कई सारे, मीन्स वो क्रॉप जो सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं एक लार्ज एरिया में, बट दो ही हम लोग डिस्कस करेंगे, टी एंड कॉफी। हम लोग चाहे शुगर के बारे में डिस्कस किए और टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इन दोनों में पहले टी को ही डिस्कस कर रहा हूं, इन दोनों को ही जो जोन चाहिए वो चाहिए, क्लाइमेटिक जोन चाहिए, वो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या है? अगर हम लोग अर्थ की बात करें, हमें पता है अर्थ की बात कि ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
तो ये इसके बीच में जो पड़ रहा है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन। क्या है ये, ट्रॉपिकल रीजन मींस रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें, है ना, इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में एक बात तो पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है होके जाता है यहां से, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रूट है टीओसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि इस वाले जोन में कहीं हो सकता है, और सब ट्रॉपिकल मींस थोड़ा सा ऊपर भी ले लो, हल्का सा, थोड़ा सा ऊपर भी, ऊपर मतलब थोड़ा सा ऊपर लेने का मतलब पूरा इंडिया आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इन जोन में जो है हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। अब टी का खास बात क्या है, इसको क्या चाहिए, टी क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए क्लाइमेट को, तो इसको एक तो वार्म क्लाइमेट चाहिए, बहुत ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट मतलब कि नमी होना चाहिए, है ना, मॉइस्ट का मतलब ह्यूमिड होना चाहिए, ह्यूमिडिटी बट उतना नहीं, नमी होना चाहिए एनवायरनमेंट में। रेनफॉल अच्छा चाहिए, बट खास बात क्या है कि जब बारिश हो रही है वो कहीं से भी रेन जो है, रेन मस्ट प्रॉपरली ड्रेन, प्रॉपर वे से क्या होना चाहिए, उसको बह जाना चाहिए। तो प्रॉपरली ड्रेन कहां पे पॉसिबल है, ओनली हिली रीजन में, हिली, थोड़ा सा तो हिली रीजन रहे तभी तो पॉसिबल होगा। अगर पानी रुका तो ये प्लांट खत्म, पानी नहीं रुकना चाहिए, क्लियर है बात। नेक्स्ट, थ्रू आउट द ईयर, जब तक ये है, नो फ्रॉस्ट, कोई ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए कि जब फ्रॉस्ट वगैरह देखने को मिले, मतलब इतना ज्यादा ठंड में पड़ जाए कि वो पूरा पूरा जम जाए, ये चीज नहीं होना चाहिए। नो फ्रॉस्ट एनी विद इन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन, ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज खराब हो जाएगा। हमारा इंडिया ऐसा माना जाता है कि इंडिया हमारा जो है सेकंड प्रोड्यूसर है, पहला बताइए, सेकंड टॉप प्रोड्यूसर। टी को अगर किसी ने लाया था, ब्रॉट बाई इंडिया में, ब्रिटिशर्स ब्रॉट टी, बाद में फिर इंडियंस ने जो है अपना लिया, इसको प्रोड्यूस करने लगे। ये हाईली लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव, ऑल एक्टिविटी फ्रॉम सोइंग, मतलब उसको उगाने से लेकर हार्वेस्ट हार्वेस्टिंग एंड कन्वर्टिंग इन लीफ, जो चाय की पत्ती जो ब्लैक कलर का वो बनता है ना टी का, ये सारा का सारा ऑल प्रोसेस, सारा का सारा प्रोसेस विद इन गार्डन। मतलब इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दोनों कंबाइंड है ना, दैट इज द रीजन इट्स अ प्लांटेशन क्रॉप। मेजर प्रोडक्शन कौन कर रहा है, असम सबसे हाईएस्ट, फिर वेस्ट बंगाल है, हाईएस्ट नहीं ऐसे कर लेते, वेस्ट बंगाल का कौन सा, दार्जिलिंग वाला रीजन, यानी कि आपका नॉर्थ बंगाल, कर्नाटका में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, जितने भी माउंटेनियस रीजन रहेंगे, हिली रीजन, वहां पे पॉसिबल है, उगाते भी है। अब मैंने कहा ना सब ट्रॉपिकल, मतलब हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है कांगड़ा टी, खैर वो बुक में है नहीं तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कॉफी की बात करें तो हमारे कंट्री में दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्शन कॉफी होता है जिसका नाम है अरेबिका कॉफी। हम लोग नंबर 1 प्रोड्यूसर नहीं है, बट अरेबिका दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट कॉफी हमारे यहाँ होता है। एक और होता है कॉफी का टाइप जिसको बोलते हैं रोबस्टा, बुक में नहीं है इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं जानने के लिए, रोबस्टा कॉफी। खैर अरेबिका होता है, ये स्टार्ट हुआ था कहां पे, अपने इंडिया का ओन क्रॉप नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो इसको लाया गया था फ्रॉम यमन जानते हो, सऊदी अरेबिया के नीचे, ठीक है,
सऊदी अरेबिया के नीचे इस साइड पे थोड़ा सा। खैर, यमन से कर्नाटका के बाबा बुदन हिल्स कर्नाटका में लाया गया, वहां से प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो इंडिया में कॉफी को लेकर प्रोड्यूस करने के लिए बेहतर जगह क्या है? बेहतर है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये कॉफी मतलब टी को तो आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में कर सकते हो, कॉफी को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? ट्रॉपिकल रीजन, और एक तरह से इसको लगभग कोल्ड क्लाइमेट भी चाहिए। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, वैसा हाई कोल्ड नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा कोल्ड भी चाहिए और ड्राई भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका प्लांटेशन क्रॉप हुआ, इसको मिटाते, कोशिश है कि आज मैं चैप्टर इसको ओवर कर दूं, इसको मिटा रहा हूं। हॉर्टिकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर में हमारा फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट पता ही है कौन होगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया में टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल दोनों ही तरीकों के ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर पॉसिबल है। मींस दोनों ही तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे कंट्री में उगाए जाते हैं। टेम्परेट मतलब ट्रॉपिकल से ऊपर वाला जो जोन होता है वो सारा का सारा टेम्परेट में आ जाता है। ठीक है, टेम्परेट का मतलब कोल्ड रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कोल्ड, और ये वार्म मान लो, वार्म और हॉट, तो ये दोनों ही आ जाते हैं। इंडिया में अगर ट्रॉपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेजर फ्रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंगो अच्छा खासा महाराष्ट्र में होता है, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में भी होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, हर जगह होता है। मैंगो हो गया। ऑरेंज, नागपुर फेमस है, सुना होगा नागपुर। बनाना फेमस फॉर केरला, मिजोरम में भी होता है, बिहार में भी होता है। इसके अलावा आप जो है एप्पल, ये टेम्परेट में आ गया। एप्पल आपका हिमाचल एंड जम्मू, हिमाचल प्रदेश एंड J&K। एप्रिकॉट, ये भी वहीं पे आएगा, एप्रिकॉट। तो देयर इज अ मल्टीपल फ्रूट्स। वेजिटेबल्स के बारे में बात करें तो वेजिटेबल की, तो जैसे कि कॉलीफ्लावर है, ओनियन, ये भी हमारे कंट्री में अच्छा खासा, सबका नाम तो जो भी सब्जियों का नाम याद आए, टोमेटो, पोटैटो, जो भी लिखना है सब, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, एक्सेट्रा। सी अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया ये सारे के सारे कहीं ना कहीं फूड के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया फूड। तो नॉन फूड के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स एक दो को डिस्कस करेंगे और फाइबर्स वगैरह को डिस्कस कर लेंगे, तो ये पॉइंट हमारा एंड हो जाएगा। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कि फाइबर क्रॉप्स हो गया, और भी जैसे एग्जांपल के लिए एक रबर लेते हैं। रबर की अगर हम लोग बात करें तो इसको जो क्लाइमेट चाहिए, इसको क्लाइमेट चाहिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट का मतलब क्या है? इक्वेटर के पास का मतलब ये हो गया अच्छा खासा बारिश होता है, तो टेम्परेचर तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है। और अगर ह्यूमिड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मॉइस्ट एरिया होता है। मॉइस्ट इसलिए क्योंकि ह्यूज रेनफॉल, तो ये भी चाहिए। तो इक्वेटर हमारा जो इंडोनेशिया के पास से जाता है, उससे नजदीक क्या है? तो बेस्ट प्लेस है केरला। बट आज के टाइम में क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है, अब ये भी ट्राई किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में प्रोड्यूस करने का। ठीक है, अब इसका अगर यूज देखें रबर का, तो इट हैज मल्टीपल इंडस्ट्रियल यूज। मेजर ये केरला में ही होता है,
केरला, बाकी उसके आसपास जो होगा केरला, कर्नाटका, इस जगह पे मल्टीपल इंडस्ट्रियल यूज, जैसे कि टायर हो गया, ये बना लो, फुटवेयर हो गया, इसमें यूज हो रहा है, और क्या बहुत सारी चीजें, आप ग्लव्स वगैरह देख लो, है ना, एग्जांपल के लिए। इवन जो इरेजर वगैरह होता है, मल्टीपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज होता है, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स की अगर बात करें, फाइबर क्रॉप्स की, तो हमारे कंट्री में मेजर फाइबर क्रॉप जैसे कि कॉटन, कॉटन है, जूट है, हेम्प है, हेम्प, सिल्क है, ऐसे मेजर फाइबर्स मिलते हैं। ये तो नेचुरल है। सिल्क की बात करें, सिल्क हमारा जो है ये भी नेचुरल ही है, बट फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड ककून्स, ककून से मिल जाते हैं, तो इसका अभी साइड रखते हैं। जूट की अगर हम लोग बात करें, जूट और कॉटन, कॉटन ये भी एक नेचुरल फाइबर ही है, तो इसको इसी से रिलेट करके समझते हैं। तो कॉटन की बात करते हैं मेजर। कॉटन को कैसा चाहिए? कॉटन एक तरह से खारिफ है। खारिफ का मतलब ये हो गया कि ये हॉट पीरियड में ही होगा, हॉट टाइम में चाहिए होगा, इसको बारिश भी चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए, और क्योंकि ये इस टाइम पे हो रहा है तो इसको क्लियर सनसाइन चाहिए, सनसाइन चाहिए। अब इस टाइम पे हो रहा है तो नो फ्रॉस्ट, इस तरीके का कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर। बेस्ट ये होता है किस सॉइल में? बेस्ट सॉइल इसके लिए क्या है? ब्लैक सॉइल। तो ज्यादातर जो हमारा डेक्कन वाला रीजन है ना, डेक्कन प्लेस, उसमें हो जाएगा। तो आप अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मीन्स जहां जहां ब्लैक सॉइल मिल जाए वहां पे आप कॉटन उगा दो। जूट की बात करें, जूट जो है इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। जूट को क्या चाहिए? जूट जो है वाटर इंटेंसिव, बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव, एक तरीके से ग्रो इन फ्लडेड फील्ड। किसमें इस्तेमाल होगा? गनी बैग्स, रोप्स, एक्सेट्रा, इस तरह से इस्तेमाल होगा। और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होगा? वेस्ट बंगाल, मैक्सिमम वेस्ट बंगाल, ठीक है। ज्यादातर जो है इंडिया सेकंड नंबर पे ही प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट तो आपका चाइना ही है, ठीक है। वैसे चाइना वाले डेटा भी बहुत गलत देते हैं, ये याद रखना, ठीक। तो ये आपका मेजर फूड क्रॉप और ये सारी चीजें होगा। अब एक टेक्निकल डिस्कशन कर लेते हो, चैप्टर को ओवर करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो एक लास्ट डिस्कशन जो मैं चैप्टर को ओवर करेगा, तो कुछ बातें जैसे कुछ छूट गया है, फॉर एग्जांपल कैस्टर ऑयल जो है उसको आप दोनों ही सीजन में ग्रो कर सकते हो। और अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मान लीजिए वेस्ट बंगाल में होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार में भी होता है, बिहार उड़ीसा में भी होता है। खैर, अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इसको आप समझो। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत ओल्ड ट्रेडिशन है हमारा एग्रीकल्चर का। इंडिया में प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बोले तो मोर देन 60% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। बट स्टिल ये बहुत ही प्रॉब्लम भी फेस करता है। जैसे गवर्नमेंट ने कई सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए, जैसे एग्जांपल के लिए शुरुआत में जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा कंट्री, तो एक सबसे मेजर प्रॉब्लम था जमींदारी। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया जमींदारी को रिफॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट ने किया भी। लैंड रिफॉर्म किए, जमींदारी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, जहां जहां प्रॉब्लम मतलब पॉसिबल हो सकता था, लैंड रिफॉर्म किए। कंट्री के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम ये देखने को मिलता था कि अभी भी है कि इनहेरिटेंस के कारण फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, यानी कि लैंड लोगों के पास, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड,
तो इसको सही करने के लिए क्या, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन मतलब सारे लैंड को इकट्ठा करें, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, इन सब चीजों को प्रमोट करके एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें। ये तो हुआ मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जो है क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि इन केस अगर आपको मान लो आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया समहाउ किसी तरीके से वो बर्बाद हो गया, तो क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करने, मतलब सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पैसे वगैरह का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो क्रेडिट इंश्योर करने के लिए ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेट्रा। और इससे बड़ी बात एक किसान क्रेडिट कार्ड भी लेके आया गवर्नमेंट, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मींस कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट जो है नए नए तरीके के रिफॉर्म करके, इंस्टीट्यूशनल मींस गवर्नमेंट के साइड से जो जो रिफॉर्म हो सकते हैं पॉसिबल वो करते रहते हैं, जिससे हमारा एग्रीकल्चर फ्लरिश हो। उसका मेजर रीजन हमें पता है 50-60%, बट इन सब में जो एक प्रॉब्लम था इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जमींदारी को थोड़ा सा। इंस्टीट्यूशनल तो हो गया। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवोल्यूशन लॉन्च किया। ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत हमारे इरिगेशन सिस्टम को बेहतर किया गया, इरिगेशन मेथड को मॉडर्नाइज किया गया, इरिगेशन लोगों तक हाई यील्ड वैरायटी सीड पहुंचाया गया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पहुंचाया गया, है ना। फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स मीन्स काफी चीजें किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल में ही मॉडर्न फार्मिंग को भी ये प्रमोट किया, मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करके मॉडर्न फार्मिंग, ये सारी चीज। और फार्मर का इनकम को भी ग्रो कराने के लिए एक ऑपरेशन फ्लड भी लेके आया। ऑपरेशन नहीं यार, ऑपरेशन क्यों, रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन। ये ग्रीन रिवोल्यूशन था, ये व्हाइट रिवोल्यूशन के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड जो किसान के मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस किया, मतलब उनका इनकम इंश्योर किया। आज कंट्री में देखो एक इंडिया के क्या मेरे ख्याल से शायद दुनिया का सबसे बेहतर कोऑपरेटिव सिस्टम है अमूल जो वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा जो एक सबसे मेजर प्रॉब्लम था, जब देश आजाद हुआ था तो जमींदारी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, लोगों के पास लैंड नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम के हमारे एक विनोबा भावे जी थे। विनोबा भावे जी को माना जाता है ही वॉज स्पिरिचुअल हेयर ऑफ गांधी जी। गांधी जी के स्पिरिचुअल हेयर थे। ये गांधी जी के विचारों को बहुत ज्यादा मानते थे। उस टाइम पर गांधी जी के डेथ के बाद इन्होंने पद यात्रा टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ गांधी जी। तो ऐसे ही ये पहुंचे आंध्र प्रदेश के एक गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली। स्पेलिंग आप देखोगे बुक में, आंध्र प्रदेश में। वहां पर कुछ लैंडलेस लेबर मिले, लैंडलेस लेबर, जिन्होंने इनसे गुहार किया कि सर हमारे पास जमीन नहीं है, हमें जमीन प्रोवाइड करो। तो वहां के जो जमींदार थे, जमींदार वहां के आंध्र प्रदेश के, उन्होंने अपना लैंड डोनेट कर दिया टू दीज पीपल। इसी को बोला गया भूदान। भू मतलब जमीन, दान करना मतलब देना, तो भूदान, इट वॉज अ भूदान मूवमेंट। और सिमिलरली कुछ जमींदार ने पूरे गांव की जमीन को रिटर्न कर दिया। सम ऑफ द ग्राम का जो लैंड, पहले यही होता था भाई, ग्राम लैंड डोनेट
तो इसको बोला गया ग्राम दान, है ना, भूदान, ग्राम दान। तो नो डाउट देखो जमीन को लेकर तो बहुत झगड़ा चलता है, तो बहुत सारे वॉर वगैरह भी लैंड को ही लेकर हुए थे। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। ठीक, आई होप, आई नो कि क्लास लंबा हो गया, बट ठीक है, कोशिश करते हैं कम से कम समय में चैप्टर को कंप्लीट करने का। तो कोई भी अगर डाउट हुआ हो, कहीं कुछ बातें ना समझ में आया हो, कहीं कुछ मेरे से छूट गया हो, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे कंप्लीट करिए। कोई मिस्टेक अगर हो गया हो, यू जस्ट हैव टू मेंशन कि सर आपने ये गलत बताया, उसको आप करेक्ट करो। कोई अगर चीजें ना समझ में आओ, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन। अगर आपको आंसर पता है तो उसका आंसर भी वहीं पे लिख दीजिए, अगर आंसर नहीं पता तो फाइनली मैं, ठीक है, थैंक यू।